सभी बहनों को नमस्ते। और मुझे उम्मीद है कि आज जिन बातों को हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, जिन पर आपस में बातचीत करेंगे, उनसे हमें अपने दूसरे साथियों को समझाने में भी मदद मिलेगी और हमारे संगठन की भी मजबूती बढ़ेगी। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कि महंगाई और कोरोना ने किस तरह से गरीबों के ऊपर असर डाला है। तो मैं ख़ास तौर से जो गरीब औरतें हैं उनके ऊपर किस तरह से असर पड़ा है, इस पर कुछ बातों को आपके बीच में बांटने की कोशिश करूँगी। वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ख़ास तौर से जो हमारे बहुत आवश्यक वस्तु हैं, जिनके बगैर हमारा काम चलता ही नहीं है, उनकी महंगाई तो बिल्कुल आसमान छू रही है। लेकिन अक्सर हम लोग भूल जाते हैं या आम लोग भूल जाते हैं कि इस महंगाई के पीछे सीधे सीधे सरकार की ज़िम्मेदारी है, और मेरा मतलब है केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है। आज हम देखते हैं कि एक दिन नहीं जाता जब डीज़ल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए नहीं जाते हैं, और जब डीज़ल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो सीधे सीधे हर सामान का दाम प्रभावित होता है, क्योंकि जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं वो या तो ट्रेन से या ट्रक से पहुंचाए जाते हैं, और निश्चित तौर पर डीज़ल और पेट्रोल की महंगाई उनकी दाम को भी प्रभावित करता है। और ये जो दाम बढ़ोतरी है डीज़ल पेट्रोल की, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार द्वारा ही की जा रही है, और इसमें जितना भी फ़ायदा है वो केंद्र सरकार को ही होता है। राज्य सरकारों का इसको मतलब कोई हिस्सा मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये जो टैक्स डीज़ल और पेट्रोल पर रोज़ केंद्र सरकार बढ़ा रही है वो एक्साइज़ है, और एक्साइज़ में राज्य सरकारों का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। तो ये सीधा सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है, और केंद्र सरकार इसका क्या इस्तेमाल करती है इसके बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन हम लोग बहुत सी बातें सोच सकते हैं कि अगर वो इसका सही इस्तेमाल करती तो गरीबों को काफ़ी राहत पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि खाना पकाने का जो गैस है, जिसके बारे में सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि वो मुफ्त में गरीब परिवारों को सिलेंडर मुहैया उपलब्ध करा रही है। अब हम देखते हैं कि सिलेंडर का दाम पहले से, मतलब कुछ ही सालों पहले से दूना हो गया है। कहाँ हम जब सिलेंडर 400 रुपये में या 450 में मिलता था तो हम धरना प्रदर्शन करते थे, और अब एक सिलेंडर 1000 रुपये से कम में नहीं मिल रहा है। तो जिन लोगों को मुफ्त सिलेंडर की बात कही गई थी उनके ऊपर भी ये शर्त है कि वो साल में कम से कम 3 सिलेंडर ख़रीदें, और जब उनके पास इनको ख़रीदने के लिए पैसा ही नहीं है तो फिर मुफ्त सिलेंडर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो एक तरफ तो ये चीज़ें डीज़ल, पेट्रोल और खाना पकाने का गैस ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और इसके साथ साथ जो खाने पीने का सामान है वो भी बहुत तेज़ी के साथ महंगा होता चला जा रहा है। अब सरकार ज़रूर ये कहती है कि हम अनाज तो मुफ्त में दे रहे हैं, तो ये कोई एहसान नहीं कर रही है। ये अनाज तो वो है जो हमारे गोदामों में बंद है, जो हमारे किसानों ने पैदा किया, और जो हमारे राशन की व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए गोदामों में रखा गया है। इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सड़ जाता है, चूहों को भेंट चढ़ जाता है। तो अगर वो अनाज मुफ्त में दे रही है सरकार तो कोई एहसान नहीं कर रही है। ये अनाज पुराना है, इसकी मतलब गुणवत्ता भी, इसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, और अगर आज ये अनाज लोगों को न मिले तो लोग आज भूखों मर जाएंगे और कोई रास्ता उनके सामने नहीं होगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा तो खाना पकाने का जो तेल है वो 1 साल के अंदर उसके दाम दूने हो गए हैं।
चाहे वो कड़वा तेल हो, चाहे वो कोई दूसरा तेल हो जिसको लोग खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और राशन में तो खाना पकाने का तेल मिलता ही नहीं है, केरला को छोड़ करके, और तमिलनाडु में भी कुछ मिलता है, लेकिन बाकी हमारे देश में तो एक बूंद भी खाना पकाने का तेल राशन की दुकानों में हमें नहीं मिलता है। तो ये हमको सोचना है कि आखिर इसका दाम दुगना क्यों हो गया। एक तरफ तो हमारे किसान परेशान हैं कि उनको उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। सरसों की फसल भी अब की लूटी गई है। बहुत सारे प्रदेशों में बहुत कम दाम पर जो हमारे बड़े व्यापारी हैं उन्होंने सरसों के तेल को ख़रीदा है। और आज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शायद सरसों के तेल के सबसे बड़े जो विक्रेता हैं वो आज अडानी हैं। वो सरसों के तेल को अपने लेबल फॉर्च्यूना के नाम से बेच रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि इस तेल का दाम इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं कि किसान एक साल से धरने पर बैठे हुए हैं। लाखों किसान और लाखों किसान महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं क्योंकि सरकार ने तीन ऐसे कानून पारित किए जो किसान विरोधी हैं। इनमें से एक कानून तो ऐसा है जो किसान विरोधी नहीं, जो जन विरोधी है, और वो कानून है जो आवश्यक वस्तु के दाम को नियंत्रित करने वाला कानून हमारे देश में था, उसको समाप्त करने वाला कानून मोदी सरकार ने पिछले साल पारित कर दिया, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से चर्चित किए। और जब अब नियंत्रण का कानून ही नहीं रहा तो निश्चित तौर पर नियंत्रण भी नहीं रहा, और एक तरह से एक नया कानून बन गया है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम अनियंत्रित हो गए हैं। और इसका नतीजा हमको सामने दिखाई दे रहा है कि जो खाना पकाने का तेल है उसका दाम इतनी तेज़ी के साथ दूना हो गया है, और बाकी जो तमाम खाने की चीज़ें हैं, दाल है और भी तमाम सामान है, और इसके साथ साथ सब्ज़ियां हैं, इनके दाम भी बहुत तेज़ी के साथ हमारे बाज़ारों में बढ़ रहे हैं। और लोग अब अपने बच्चों को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं। दूध का दाम भी बढ़ाया गया है, जबकि आप ये जानते हैं कि तमाम प्रांतों में जो दूध मतलब पैदा करने वाले किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, वो इस बात के लिए परेशान हैं कि उनको दूध का दाम पहले से कम मिल रहा है। तो किसान परेशान है, उसके उपज का दाम कम हो रहा है, उसको दूध का दाम कम मिल रहा है, लेकिन जो ग्राहक हैं, जो लोग ख़रीदते हैं खाने पीने का सामान और दूध, उनके लिए महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसके पीछे सीधे सीधे केंद्र सरकार और उसकी नीतियां, जो बहुत बड़े घरानों को बहुत मुनाफाखोरी करने का मौका देने वाली नीतियां हैं, ये ज़िम्मेदार है पूरी तरह से। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। दूसरा, जब हम ये देखें कि कोरोना का क्या असर गरीब परिवारों पर पड़ा है, तो ये तो एक बहुत लंबी और बहुत दुख भरी कहानी है। इसके बहुत सारे पहलू हैं और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पहलुओं के बारे में मैं आपसे बातचीत करूँ, लेकिन हो सकता है कुछ बातें छूट जाएंगी। तो मेरे समापन के बाद आप जब सवाल पूछेंगे तो उन पहलुओं को भी आप सामने ला सकते हैं जो मेरी इस बातचीत में छूट गए हों। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, जब हम कोरोना की बात करते हैं, कि आखिर हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है। और यहाँ एक बार फिर मैं कहूँगी कि सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी से भागने मत दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं भाई बीमारी आ गई, इसके पीछे तो भगवान की मर्ज़ी है या हमारी किस्मत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बीमारी को कोई सरकार लाती नहीं है, लेकिन बीमारी से निपटने के लिए जो इंतज़ाम करने की ज़रूरत है वो तो सरकार की ज़िम्मेदारी है। और हमारे देश में निश्चित तौर पर इस सरकार ने, और हाँ पहले की भी केंद्र की सरकारों ने, बहुत कम ध्यान दिया है। इसलिए हमारे देश की जो जीडीपी है, मतलब हमारे देश की जो कुल आय है,
जो कुल कमाई है उसका 1% हिस्सा, सिर्फ केवल 1% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर और स्वास्थ्य के बजट पर खर्च होता है। और इसमें आप जानते हैं वो सारा पैसा हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं होता है, उसमें जो निजी क्षेत्र के तमाम अस्पताल हैं, तमाम नर्सिंग होम हैं, उनकी भी मदद सरकार करती है, उनको ज़मीन देती है, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ देती है, बहुत सारी चीज़ें उनको मुहैया करती हैं, वो भी उस बजट का हिस्सा है। फिर इस बजट में वो भी तमाम चीज़ें आती हैं जो स्वास्थ्य विभाग में, मतलब प्रशासन का काम वगैरह है, उस पर जो खर्च होता है। तो आप सोचिए कि हमारे स्वास्थ्य सेवा पर, मतलब हमको स्वस्थ रखने में बहुत कम खर्चा सरकार का होता है, और इसका निश्चित तौर पर गरीबों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो निजी सेवाएं हैं उन तक तो गरीब पहुंच ही नहीं सकते हैं, और अगर वो पहुंचते हैं, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं तो वो दिवालिया भी हो जाते हैं, उनको कर्ज़ा भी लेना पड़ता है, उनकी जो आमदनी है उनका जो पूरा बजट का इंतज़ाम है वो पूरी तरह से चौपट हो जाता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार क्या खर्च करती है, क्या इंतज़ाम करती है, इसको देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि कोरोना का गरीबों के ऊपर क्या असर पड़ा होगा। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में, जिस दुनिया में हम कहते हैं कि हम एक महाशक्ति हैं, हम बहुत आगे मतलब विकास की ओर भाग रहे हैं, पूरी दुनिया में 167 देशों में हम 155 नंबर पर हैं। जब हम ये देखते हैं कि 10,000 लोगों के लिए कितने अस्पताल के पलंग उपलब्ध हैं, मतलब कुल मिलाकर के 10,000 लोगों के लिए कितने अस्पताल के पलंग मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, उसमें हम लोग 167 देशों में 155वें देश पर हैं, बिल्कुल नीचे हैं। और क्यों नीचे हैं? क्योंकि हमारे देश में 10,000 लोगों के लिए केवल 5 अस्पताल के पलंग प्राप्त हो सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जब कोरोना के हाय दैया मची हुई थी तो अस्पतालों में एक एक पलंग पर 2-2, 3-3 लोग थे सरकारी अस्पतालों में, और ज़मीन पर भी लेटे हुए थे, बरामदे में भी लेटे हुए थे, बाहर भी लेटे हुए थे। मतलब ऐसी हालत थी कि देख करके डर लगता था कि मतलब बदहाली और बदइंतज़ामी का वो आलम देख करके घबराहट पैदा होती थी और डर लगता था। तो जब 10,000 लोगों के लिए केवल 5 पलंग होंगे तो फिर यही होगा जो हम लोगों ने देखा। तो कुछ लोगों कहते हैं कि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है तो ऐसा ही होगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम केरला को देखें तो केरला हमारे देश का ही एक हिस्सा है, और केरला में हम देखते हैं कि जो ये अस्पताल के पलंग की उपलब्धता है, यानी जो प्राप्त हो सकते हैं, वो हमारे देश के औसत से कहीं ज़्यादा है। हमारे देश में केवल 5 पलंग अस्पताल में हमको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन केरला में 33 पलंग 10,000 लोगों के लिए वहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। हमारे ही देश का एक राज्य है जो गरीब राज्य है, वहाँ की भी जनसंख्या बहुत है, लेकिन वहाँ 33 पलंग 10,000 लोगों के लिए प्राप्त हो सकते हैं, और हमारे देश का औसत केवल 5 पलंग का है। फिर अगर हम देखें कि हमारे देश में डॉक्टरों की उपलब्धता कितनी है, तो हमारे देश में औसतन 10,000 लोगों के लिए करीब करीब 9 डॉक्टर उपलब्ध हैं, केवल 9 डॉक्टर 10,000 लोगों के लिए। अब आप देखिए कि एक बहुत छोटा सा देश है क्यूबा, जो समाजवादी देश है, बहुत गरीब है, वो पता नहीं दशकों से आर्थिक पूरी तरह से घेरेबंदी
अमेरिका की तरफ से झेल रहा है, लेकिन क्यूबा में 10,000 लोगों के लिए 53 डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे देश में 9 डॉक्टर और क्यूबा में 53 डॉक्टर। और केरला में भी करीब करीब जहाँ पर हमारे देश में 9 डॉक्टर 10,000 के लिए उपलब्ध हैं, तो केरला में 25 डॉक्टर 10,000 लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये दिखाता है कि अगर आपकी नीयत हो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की, तो आप मजबूत कर सकते हैं। हमारे देश में अगर 5 पलंग और 9 डॉक्टर उपलब्ध हैं 10,000 लोगों के लिए, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की बदनीयती है, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य लाभ के प्रति पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। और इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे देश हैं जो हमसे ज़्यादा गरीब हैं। हमारे देश का ही एक प्रांत है जिसका रिकॉर्ड इन मामलों में केंद्र सरकार के रिकॉर्ड से बहुत बेहतर है। अब अगर हम देखें कि जो डॉक्टर और नर्सों की जो स्थान हैं, मतलब जितने होने चाहिए तो कितने हैं, तो ये भी एक बिल्कुल चौंकाने वाली बात है कि हमारे देश में एम्स जैसे अस्पतालों में भी जो स्थान हैं डॉक्टरों के लिए वो खाली पड़े हुए हैं। और अभी हम लोगों को पता चला है कि जितने एम्स हैं देश भर में, 6 एम्स हैं जिनके अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पर इन 6 एम्स में 10,270 रिक्त स्थान हैं। यानी डॉक्टर, नर्स और दूसरे कर्मचारियों के 10,000 से ज़्यादा खाली स्थान एम्स में हैं। तो जब एम्स की ये हालत है, तो बाकी जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत को आप समझ सकते हैं कि कितने रिक्त स्थान हैं। और इस कोरोना काल में भी इनको भरने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। बिहार के राज्य में जो कुल मिलाकर के स्थान हैं, इनमें से 30% से लेकर के 40% स्थान रिक्त हैं, खाली पड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि जब कोरोना की मतलब अभी आफत आई मार्च के बाद अप्रैल में, तो कई सरकारों ने कहा कि हम ठेके पर नर्स और डॉक्टर बहुत जल्दी भर्ती करेंगे, लेकिन कोई आया नहीं उस काम के लिए, क्योंकि ठेके पर काम करने का मतलब है कि 1 महीने के बाद भी नौकरी समाप्त हो सकती है, और 1 महीने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो ये जो तरीका था, पेपर में बहुत इसको जगह मिली कि सारी सरकारें बहुत सारे लोगों को नर्स की जगह में, डॉक्टरों की जगह पर ला रहे हैं और उनको भर्ती कर रहे हैं, लेकिन वो ठेके पर भर्ती करना चाहते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग आगे आए नहीं, और वो जो भर्तियां हो रही थी वो हो नहीं पाई क्योंकि लोग तैयार नहीं थे। फिर सरकार ने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनको आप जल्दी से भर्ती करिए। लेकिन आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि राज्य सरकारों ने, जैसे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, उन्होंने कहा हम मेडिकल कॉलेज के जो 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको 3,000 रुपये महीने पर काम पर लगाएंगे। तो नर्सों को तो और भी कम पर वो लगाते, जो स्टूडेंट्स थे, मेरे ख्याल से 1,500 में लगाने वाले थे। तो कौन इस 3,000 और 1,500 में काम करने के लिए तैयार होता? तो ये जो सरकार का जवाब था, ये जो सरकार का तरीका था इन हजार रिक्त स्थानों को भरने का, वो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब लोग आते ही आएंगे ही नहीं और वो रिक्त स्थान भरे नहीं जाएंगे। और उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? गरीब मरीज़ों को। जब डॉक्टर नहीं होंगे, जब नर्सें नहीं होंगी, जब कर्मचारी नहीं होंगे, तो फिर वही होगा
जो हम लोगों ने देखा, क्या देखा हमने कि अस्पतालों की और ये जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं सरकारी, उनमें कोई सफाई नहीं हो रही थी। उनके जो टॉयलेट्स थे वो बिल्कुल भरे हुए थे। नर्सें मतलब मरीज़ों की देखभाल नहीं कर पा रही थीं, डॉक्टर उनकी देख रेख नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर और नर्सों ने इंटरव्यू दिया कि हमको चुनना पड़ता है कि अगर हमें 10 मरीज़ों को देखना है तो हमको चुनना पड़ता है कि हम 1 को देखेंगे, 2 को देखेंगे और बाकी 4 को शायद हम मरने के लिए छोड़ देंगे। आप सोचिए, डॉक्टर ये कह रहा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं लोगों की जान नहीं बचा सकता हूँ क्योंकि मैं एक हूँ और जिन मरीज़ों को मुझे देखना है उनकी संख्या 20 है, 50 है, 100 है। नर्सों का भी इसी तरह का साक्षात्कार हमको देखने को मिला। तो फिर आखिर इसका असर किसके ऊपर पड़ा? गरीब और आम परिवारों के मरीज़ों के ऊपर पड़ा कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नर्सें नहीं थीं, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं थे। मतलब इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? जब हम सोचते हैं इसके बारे में और उन लोगों को के बारे में, उन परिवारों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने अपने आँखों के सामने अपने परिजन को मरते हुए देखा, चिल्लाते रहे डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है। उन्होंने गुस्सा अपना डॉक्टरों और नर्सों के ऊपर उतारा, लेकिन दरअसल डॉक्टर और नर्स जिम्मेदार नहीं थे क्योंकि उनकी संख्या ही इतनी कम थी कि वो इतनी बड़ी संख्या में मरीज़ों को देखने में बिल्कुल मजबूर थे, देख ही नहीं सकते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक सरकारी अधिकारी जो सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, वो और उनकी पत्नी वापस केरला गए रहने और दोनों को कोरोना हो गया और उन्होंने पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की कोशिश की, फिर जब नहीं मिला तो सरकार की तरफ से ही उनको सरकारी हॉस्पिटल में दाखिला मिला। वहाँ उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त में हुआ और उन्होंने बताया कि हम तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि सरकारी अस्पताल में दिन में 3 बार हमको डॉक्टर देखने आएगा, नर्सें हमें देखने आएंगी, हमारा मन बहलाएंगी, प्यार से हमसे बातें करेंगी। और उन्होंने कहा कि यहाँ नर्स की ड्यूटी केवल 6 घंटे की है, डॉक्टर आते हैं 3 बार राउंड लगाते हैं, मरीज़ों को देखते फिर चले जाते हैं और उनकी जगह दूसरे डॉक्टर आते हैं। तो ये तभी संभव है जब पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी। केरला अगर कर सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है, बिहार में क्यों नहीं हो सकता है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है, एम्स में क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो भाजपा शासित सरकारें हैं और जो कुछ दूसरी सरकारें हैं, इनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें, डॉक्टरों की भर्ती करें, नर्सों की भर्ती करें। और इसमें सबसे ख़राब रिकॉर्ड तो निश्चित रूप से भाजपा शासित प्रदेशों का ही है। हमने तो यहाँ तक देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो तनख्वाह, जो अलाउंस, भत्ता डॉक्टरों को सरकार ने कहा था कि हम देंगे, जब वो नहीं मिला तो डॉक्टरों ने मजबूरी में इस कोरोना काल में हड़ताल कर दी और सरकार ने क्या किया, उनको नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनसे बातचीत करके जो उनकी जायज़ मांग है उनको हम माने और डॉक्टरों को जल्दी से जल्दी ड्यूटी पर भेजें। कई डॉक्टर रो रहे थे कि हम अपने मरीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप बताइए हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? एक तरफ तो हम 24 घंटे कोरोना प्रभावित मरीज़ों के बीच में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमको भत्ता नहीं मिल रहा है, हमको पीपीई सूट नहीं मिल रहा है, हमको दस्ताने नहीं मिल रहे हैं। आखिर हम कैसे काम कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब थोड़ी सी जब हम देख रहे हैं कि ये लहर कम हुई है तो हमको इन सारी बातों को भुलाना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जो हमारी मांगें हैं, हमारी मांग है कि जो हमारा टोटल बजट है उसका कम से कम 5% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाना चाहिए।
मैंने आपको बताया क्यूबा के बारे में, तो क्यूबा अपने पूरे कुल बजट का 12% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। इसीलिए वहाँ डॉक्टर हैं, इसीलिए वहाँ पर गरीब लोगों को भी मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं और बहुत जल्दी उनकी तबीयत ठीक भी हो जाती है। हमारे देश में अगर कोई ठीक होने वाला होता भी है, जब एक बार अस्पताल में जाता है, ख़ास तौर से जो हमारे छोटे शहरों के सरकारी अस्पताल हैं, जो हमारे कस्बों के अस्पताल हैं, जो गाँव में स्वास्थ्य केंद्र हैं, फिर वहाँ से तो ज़िंदा लौटने की उम्मीद ही एक गरीब परिवार को नहीं रह जाती है। और हमने तो देखा कि बड़े बड़े शहरों में अब की बार जो प्राइवेट अस्पताल थे, जो महंगे अस्पताल हैं, वहाँ भी बिल्कुल व्यवस्था चरमरा गई और वहाँ भी लोग बच नहीं पाए, बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुईं। और यहाँ मैं कहूँगी, जब हम मौतों की बात करते हैं तो फिर उसका एक मौत का असर एक गरीब परिवार पर क्या होता है, इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आज हम जानते हैं कि कितने लोग मरे, इसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं मिल रही है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि केरला, तमिलनाडु और कुछ हद तक महाराष्ट्र से सही आंकड़े सामने आए हैं कि कितने लोग मरे, और बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ के आंकड़ों के बारे में तो दैनिक अखबार और सरकारी जो शोध केंद्र हैं वो बता रहे हैं कि जो सरकार ने आंकड़े मरने वालों के दिए हैं उनसे कम से कम 5 गुना और यहाँ तक कि हो सकता है 40 गुना ज़्यादा लोग मरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार कह रही है कि 4 लाख लोग मरे हैं कोरोना से, तो अगर हम 40 गुना नहीं करते हैं, अगर हम 5 गुना भी करते हैं, तो 20 लाख लोग तो कम से कम मरे हैं और हो सकता है 35-40 लाख लोग मरे हैं। तो ये जो मरने वालों के परिवार हैं, अगर इनमें से हम कहें कि ठीक है कुछ हज़ार परिवार पैसे वालों के भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो आम परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जब उनके लोग मरते हैं तो वो परिवार फिर दिवालिया हो जाता है। उस परिवार के पास कुछ बचता ही नहीं है। अगर उसका कमाने वाला मरता है तो हम लोग सब समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गुजरती है, लेकिन अगर उसके बालिग बच्चे मरते हैं या अगर उसकी जो उस घर की जो माँ है, उस घर की जो सेवा करने वाली जो महिला है, अगर उसका देहांत हो जाता है तो भी उसका क्या असर पड़ता है गरीब परिवार के ऊपर, इसके बारे में भी हमको आज ध्यान देना चाहिए जब हम कोरोना और महंगाई के गरीबों के ऊपर असर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो मरने वालों की संख्या है, मरने वालों का आंकड़ा है, इसके बारे में निश्चित रूप से हमें भी छानबीन करनी चाहिए। और अगर हम लोग जा कर के उन परिवारों से मिलें जो कोरोना से मरे हैं, तो कम से कम उनके मुआवजे की मांग को लेकर के, और जो उनके बच्चों के लिए तमाम सरकारों ने बहुत से वायदे किए हैं, तो उसको भी उन तक पहुंचाने में हम लोग काफ़ी कारगर काम कर सकते हैं। तो मैं तमाम बहनों से अपील करूंगी कि अपने शहरों में, अपनी बस्तियों में, अपने गाँवों में जा कर के पता लगाइए मृतकों के बारे में। और ख़ास तौर से कई ऐसे परिवार हैं जिसमें माँ बाप दोनों मर गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, या जो कमाने वाला बाप था या भाई था वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे परिवारों से जा कर के मिलना, उनको कोरोना के मरने का सर्टिफिकेट उनके लिए प्राप्त करवाना, उनकी मदद करना और उनके लिए मुआवजे की मांग को उठाना, ये हमारे लिए एक बड़ा काम बनता है। हमारी मध्य प्रदेश की बहनों ने फैसला किया है कि वो इस काम में लगेंगी, तो मैं तो समझती हूँ कि बाकी प्रांतों में भी हमारी एडवा की बहनों को इस काम में अब लगना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और उस जानकारी के आधार पर मुआवजा और मदद सरकारों से दिलवाने की कोशिश हमको करनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम असर प्रभाव की बात पर चर्चा करते हैं
तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोरोना के पहले लहर और दूसरे लहर ने कुल मिलाकर के हमारे देश में गरीबी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। मतलब अगर हमारे देश में पहले 35% जनता गरीबी रेखा के नीचे थी, तो आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब 55% जनता गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। अब इसमें कितने 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 करोड़ लोग हैं, क्योंकि गरीबी रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। जो लोग गरीबी रेखा से को पार कर चुके हैं वो भी बहुत गरीब हैं, और जब सीधे सीधे गरीबी रेखा के नीचे आ जाने वाले लोगों की संख्या अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो शहरी जनता है उसमें 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और हमारी जो ग्रामीण जनता है उसमें 56% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। तो फिर ये एक ऐसी तस्वीर लाता है हमारे सामने कि करोड़ों 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 ऐसे परिवार हैं आज हमारे देश में जिनके लिए 2 जून की रोटी भी जुटाना आज की तारीख में असंभव हो गया है। क्योंकि एक तरफ तो गरीबी बहुत बढ़ी है, और मैं इस पर बाद में बात करूंगी, बेरोज़गारी भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इस पर मैं बाद में आऊँगी। तो गरीबी बढ़ी है, बेपनाह बढ़ी है, और इसके साथ साथ कर्ज़ का बोझ भी बढ़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलाज के लिए लोगों ने कर्ज़ा लिया है, और आज ज़िंदा रहने के लिए लोग कर्ज़ा ले रहे हैं। अपने बच्चों को खिलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए लोग कर्ज़ा ले रहे हैं। तो अब ये एक सर्वे आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 40% कर्जदारी बढ़ी है। यानी जो लोग कर्जदार हैं उनकी संख्या 40%, करीब करीब आधे परिवार ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो कर्जदार हो गए हैं, या जिनकी कर्जदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इसमें जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यानी जो गरीब था पहले, सबसे ज़्यादा गरीब, वो और भी ज़्यादा गरीब बना है। मतलब जो खाई है अलग अलग समुदायों के बीच में, वो और भी ज़्यादा बढ़ी है। तमाम गरीबों और दूसरों के बीच की खाई बढ़ी है, और गरीबों के बीच में जो अलग अलग स्तर के गरीब हैं उनके बीच की खाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये आंकड़े जो हैं, ये जब इनके पीछे हम परिवारों की तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे, परिवारों की बदहाली को समझने की कोशिश करेंगे, तब हमारी समझ में आएगा कि इस कोरोना का हमारे देश के गरीबों के ऊपर कितना ज़बरदस्त असर पड़ा है। मतलब कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम इसके साथ इस बात को जोड़ें कि बेरोज़गारी भी बेपनाह कोरोना की वजह से बढ़ी है, और इस बढ़ी हुई बेरोज़गारी में महिलाओं की बेरोज़गारी और भी ज़्यादा बढ़ी है। मतलब पिछले साल के फरवरी और अब के साल की फरवरी के बीच में एक जो संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, एक संस्था जो देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी करता है, उसके हिसाब से पिछले साल फरवरी और अब के साल के फरवरी के बीच में 70 लाख नौकरियां ख़त्म हो गईं। 12% जो लोगों की कमाई थी वो कम हो गई, और 2000, मतलब जैसा कि पहले बता चुकी हूँ, कई करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग उस समय फरवरी और फरवरी के बीच में गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिए गए। लेकिन फरवरी से लेकर के अभी जून तक
तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़े हैं। अगर हम बेरोज़गारी की बात देखें तो अब ये पता चल रहा है कि महिलाओं की बेरोज़गारी तो पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मतलब जो महिलाएं काम करती हैं उनका अनुपात हमारे देश में बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कम है पहले से। और अब उसमें भी जो महिलाएं काम करती थी उनकी भी संख्या इस कोरोना की 2 लहरों के बाद पिछली लहर में घटा और अब की लहर में तो और भी ज़्यादा घटा है। और अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये है कि अगर 10 महिलाएं काम करती थीं तो उनमें से 4 महिलाएं बेरोज़गार हो गई हैं। यानी 40% महिलाएं जो काम करती थीं वो अब बेरोज़गार हो गई हैं। तो ये एक बहुत डरावना आंकड़ा है कि अब उनको काम क्या आगे मिलेगा या इनका आगे होगा क्या। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें कि जहाँ लोगों को, जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनको काम मिल रहा था, फिर इसी से हम लोग समझ पाएंगे कि अब आगे काम मिलने की गुंजाइश कितनी कम हो गई है। तो जहाँ लोगों को काम मिलता था, ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में, और बहुत से लोग जो शहरों में काम कर रहे थे, प्रवासी मज़दूर थे, जब वो अपने गांव लौटे तो पिछली बार जब बहुत बड़ी संख्या में लोग लौटे तो उस समय पहले से ही मनरेगा का काम काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था। और जब बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर लौटे तो सरकार ने अलग से रुपया मुहैया कराया इस मनरेगा की योजना को, और काफ़ी बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनता को मनरेगा का काम मिला। वहाँ मज़दूरी बहुत कम है, मज़दूरी केवल मेरे ख्याल से 2013 रुपये थी और अब 235 रुपये, 2013 मैं कह रही हूँ, पहले 213 रुपये रोज़ाना थी और अब बढ़ा करके 235 रुपये की गई है। केरला में सबसे ज़्यादा मिलती है और सबसे ज़्यादा काम भी मिला है। वहाँ 300 से ज़्यादा वहाँ दहाड़ी है और वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को काम भी मिला। लेकिन केरला को अगर हम छोड़ें तो बाकी देश की तस्वीर क्या है, मतलब भयानक है। एक तो जो सरकार ने बजट दिया है मनरेगा के लिए, उसमें उन्होंने अब की साल यानी 2021 से 22 के बजट में कटौती की है, पैसा कम दिया है। और उसकी वजह से जो अब सामने बात आ रही है कि जून के महीने में 35% कम काम लोगों को मिल रहा था। तो ये एक भयानक बात है कि जब इतने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इतने लोग अपने गाँव में वापस चले गए हैं, ऐसे मौके पर 35% कम काम लोगों को मिल रहा है। लेकिन इसका एक और भी ज़्यादा ख़तरनाक पहलू है कि जब बड़े संख्या में पुरुष प्रवासी मज़दूर लौट करके आते हैं तो जो महिलाओं को काम मिलता है उसको उन्हें छोड़ देना पड़ता है। कहा तो जाता है कि वो त्याग देती हैं, वो त्याग नहीं देती हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि वो काम छोड़ें और उस काम को फिर पुरुष करते हैं। तो वो भी काम महिलाओं का उनसे छिन गया है। और इसके साथ साथ बहनों, मनरेगा की बात जब हम करते हैं तो और भी भयावह उसके पहलू हैं। एक तो ये कि उसकी दहाड़ी बहुत कम है, लेकिन अब वो दहाड़ी भी कई 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 दिनों बाद मिल रही है और कभी कभी तो मिल भी नहीं रही है। क्या मतलब है मेरा? अभी हाल में आपने कॉमरेड वृद्धा के द्वारा एक पत्र देखा होगा जो उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा। इसके साथ साथ आपने लोक लहर में कॉमरेड विक्रम सिंह
का लेख भी पढ़ा होगा। तो क्या किया है इस सरकार ने? ये इतनी निर्दयी सरकार है कि उसने राज्य सरकारों से कहा है कि मनरेगा का काम करने वाले जो आदिवासी और दलित मज़दूर हैं, आप उनकी फ़हरिस्त, आप उनकी तालिका हमको अलग से बना करके दीजिए। अब क्यों अलग किया जा रहा है? ये योजना तो सबके लिए है, कोई भी काम मांगे गांव में उसको ये काम मिलना चाहिए। तो आखिर आदिवासी और दलित मज़दूरों को अलग से उनकी तालिका क्यों मांगी जा रही है? इसके कई कारण हम लोगों के समझ में आता है। एक कारण तो ये है कि अभी अभी हम लोगों को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में से सूचना मिली है कि वहाँ कई महीनों से दलित और आदिवासी मनरेगा मज़दूरों को उनका वेतन मिला ही नहीं है। और हरियाणा में एक सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण से हम लोगों को पता चला कि मनरेगा के मज़दूरों को दहाड़ी भी उनके जात के अनुसार अलग अलग दी जा रही है। मतलब जो ऊंची जात के हैं उनको ज़्यादा मिलती है, उससे कम पिछड़ी जात के मज़दूरों को मिलती है, और उससे भी कम दलित और आदिवासी मज़दूरों को दी जा रही है। तो ये तो एक भयानक बात है। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हम लोगों को एक और बात का डर है कि ये लिस्ट एससी और एसटी मज़दूरों की लिस्ट अलग से मांगी जा रही है, क्योंकि जो एससी और एसटी के लिए कल्याणकारी काम के लिए बजट भारत सरकार बनाती है, हम लोगों को ये डर है कि उस बजट से ही मनरेगा की ये मजदूरी दी जाएगी उनको। इसका मतलब ये है कि पहले से ही कल्याणकारी कार्यों में बहुत कटौती हुई है। आपको मालूम है दलित सब प्लान ख़त्म हो गया है, जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं, तमाम कल्याणकारी जो योजनाएं थीं एससी एसटी के लिए वो घटा दी गई हैं, काटी गई हैं। लेकिन अब अगर उसी बजट से मनरेगा में काम करने वाले एससी और एसटी मज़दूरों का वेतन भी निकाला जाएगा तो फिर कल्याणकारी योजनाओं में और भी ज़बरदस्त कटौतियाँ होंगी। एक तरह से कल्याणकारी योजनाओं को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो ये भी सब इस समय में हो रहा है। एक बिल्कुल निर्दयी और कठोर सरकार, जिसको गरीबों की कोई चिंता ही नहीं है, उसकी तरफ से जो सबसे ज़्यादा गरीब तबके हमारे देश के हैं उनके रोज़गार पर कुठाराघात हो रहा है, उनके वेतन पर, उनकी दहाड़ी पर हो रहा है, और उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर भी हो रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये जो महिलाओं के काम में कटौती हो रही है, एक तो उनका काम मतलब समाप्त हो गया है कोरोना की वजह से, लेकिन इसके साथ साथ और भी कारण हैं जिनकी वजह से इनको काम से हाथ धोना पड़ा है। एक बात हम लोग बहनों याद रखने वाली है, वो क्या कि घरों के अंदर महिलाओं के ऊपर बोझा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब प्रवासी मज़दूर लौटते हैं, जब बाहर काम करने वाले लोग अपने घरों में वापस आते हैं, तो उनकी देखभाल का बोझा घर की औरतों पर पड़ता है। जब बीमारी फैलती है और इलाज अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों में मुमकिन नहीं होता है, तो इलाज मुहैया करने का काम भी, यानी तीमारदारी का काम भी महिलाओं के ऊपर पड़ता है। जब बच्चे घर में बैठ कर के पढ़ रहे हैं, तो कुछ हद तक उनकी पढ़ाई की निगरानी करने का बोझा भी महिलाओं के ऊपर पड़ता है। तो इस दौर में ये देखा गया है कि जो बिना वेतन का काम, सेवा का काम महिलाएं करती हैं घरों के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा इस कोरोना के काल में बढ़ा है। उसका बोझ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इस बढ़ने वाले बोझ का भी असर हुआ है कि जो बाहर थोड़ा बहुत काम महिलाएं कर लेती थीं, वो भी उनका काम छूट गया है। इसके अलावा आप जानते हैं
कि आने जाने में अब महिलाओं की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साधन भी नहीं है, बीमारी भी है, और इसकी वजह से जो महिलाएं जाती थीं और कुछ बाज़ारों में बेचती थीं, अपना कुछ सामान बेचती थीं या मछली बेचती थीं या अपने द्वारा उगाए गए कुछ फसल को बेचती थी, अब वो भी काम सब बिल्कुल बंद हो गया है, वो जा नहीं सकती हैं। जो महिलाएं बचत गठों के माध्यम से कुछ कमा लेती थीं, अब वो भी बचत गठ बिल्कुल आप जानते हैं ढह गए हैं और सरकार उसकी तरफ देख नहीं रही है, वो भी सब काम उनका ख़त्म हो गया है। जो उनको घर में काम मिलता था, मतलब होम बेस्ड वर्क, वो भी काम करीब करीब ख़त्म हो गया है, क्योंकि उद्योग धंधे भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। और ऐसे उद्योग धंधे जिनमें महिलाएं काम करती थी या महिलाएं घर में बैठ कर के काम करती थी, वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। और चूँकि अब गरीबी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो सामान की ख़रीद बहुत घट गई है। तो सामान की ख़रीद जब घटेगी तो निश्चित तौर पर जो सामान तैयार करने वाले छोटे छोटे उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो भी बंद हो रही हैं या वहाँ छटनी हो रही है। तो ये जो एक पूरा काल चक्र चल रहा है, इसमें गरीब हमारे देश का पिस रहा है। और हम जो मांग उठा रहे हैं कि हर परिवार को जो टैक्स नहीं देते हैं 7,500 रुपये महीना दो, लोग इसकी हंसी उड़ाते हैं, सरकार इसको अनदेखी कर देता है। लेकिन यही एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों के जेब में पैसा आएगा, वो अपने परिवार की हालत को सुधारेंगे, वो थोड़ा बहुत कुछ काम भी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे देश के उद्योग धंधे हैं, उनमें जो सामान पैदा होता है उसकी ख़रीद भी बढ़ेगी, उसकी खपत बाज़ार में होगी, और वो भी फिर विकास कर पाएंगे, वो भी फिर लोगों को काम दे पाएंगे। लेकिन सरकार इस मांग को बिल्कुल उड़ा देती है, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। लोग इसको मजाक सोचते हैं, लेकिन ये हमारे देश के गरीबों की बदहाली को दूर करने के लिए और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक बहुत अति आवश्यक अनिवार्य मांग है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें बहनों, तो तस्वीरें तो बहुत सारी हमारे सामने हैं, मरने वाले लोगों की, जलने वाले लोगों की, नदियों में तालों में बहाई जाने वाली लाशों की, बालू में गाड़ी जाने वाली लाशों की, अस्पतालों में बिलबिलाते हुए लोगों की, ऑक्सीजन दम ख़त्म हो जाता था तो मरने वाले लोगों की, ये सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं। लेकिन इनके पीछे जो आंकड़े हैं और इनके पीछे जो जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में भी सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही मांगों को उठा सकें और केंद्र सरकार पर लोगों को मजबूर करें, उनको समझा करके मजबूर करें कि केंद्र सरकार पर वो अपने हाथ को उठा करके उंगली से निशाना करे कि ये केंद्र सरकार हमारी बदहाली के लिए ज़िम्मेदार है। हमारी जो बढ़ती हुई गरीबी है, हमारी जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, हमारी जो बढ़ती हुई बीमारी है, हमारे घरों की जो कंगाली है, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ केंद्र सरकार और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो सरकारें भी उनकी नीतियों के से अलग वैकल्पिक नीतियों को लागू कर रहे हैं, वहाँ पर ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं हमारे देश के अंदर और हमारे देश के बाहर। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो शायद अभी पता नहीं कुछ आए हैं कि नहीं, मैं देखती हूँ। लेकिन आप सवाल निश्चित रूप से यहाँ पर जो एक बॉक्स बना हुआ है उसमें डालिए, या अगर कोई बात छूट गई है उस पर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग पूछिए। हालांकि मैंने समय भी ले लिया है काफ़ी, लेकिन फिर भी आपके सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे आपके सवाल दिखाई दे नहीं रहे हैं। पता नहीं सवाल हैं कि नहीं। हाँ, कुछ चेहरे आ रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा लगा ये आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं आ रहे हैं, टिप्पणियाँ भी नहीं आ रही। हो सकता मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो। तो अगर सवाल नहीं है तो फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, आपका धन्यवाद देते हुए फिर मैं भी अपनी बात को समाप्त करती हूँ। लेकिन जो मैंने एक सुझाव आपको दिया था कि अपने इलाके में, अपने कार्य क्षेत्र में मृतकों का पता ज़रूर लगाइए और उनके परिवारों के लिए कुछ ठोस मदद करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला समिति जिंदाबाद।